जय हिंद। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल पे। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन नेवी MRSSR AA के लिए जी के पार्ट 15। और जैसे कि हमने कल के पार्ट में 14 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इंडियन नेवी MRSSR AA के लिए बेस्ट तरीके से बेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्लास को। तो दोस्तों कल के पार्ट में हम लोगों ने 147 सवाल तक कंप्लीट किया था। आज करेंगे 148 से, ठीक है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे 148 नंबर सवाल है। प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया? तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए में है पोखरण, बी में है चांदीपुर, सी में है कल्पक्कम और डी में है नरोरा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 148 का ऑप्शन ए, यानी कि पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। देखिए यहाँ पे भारत ने 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था, ठीक है। अगला देखिए, इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया था। परमाणु बम का व्यास 1.25 मीटर और वजन 1400 किलो का था, ठीक है। देखिए आपके एग्जाम्स में सवाल कैसे आएंगे, पूछा जाएगा पहला सवाल प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था, तो आप बोलिएगा पोखरण में। और पूछ दिया कि कब किया गया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है 18 मई 1974 को। पूछ दिया कि कहाँ किया गया था, तो राजस्थान के पोखरण में, ठीक है। क्लियर। चलिए आगे देखिए 149 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। जयललिता कौन सी पार्टी से संबंधित है? ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीजेपी, DMK, CPI, ADMK। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ADMK। नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। जयललिता कौन सी पार्टी से संबंधित है? तो वो है ADMK, एक पार्टी है जो कि इससे संबंधित है, ठीक है। बात की जाए एक्सप्लेनेशन की, देखिए यहाँ पे ADMK का पूरा नाम होता है ऑल इंडिया अंतरा, ठीक है, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ठीक है। फिर से देखिए ऑल इंडिया अत्रा द्रविड़ मुनेत्र कड़गम होता है इसका, ठीक है, फुल फॉर्म। अब देखिए जयललिता जयराम, इनका पूरा नाम है जयललिता जयराम। इनका जन्म 24 फरवरी 1948 को हुआ था। मृत्यु 5 दिसंबर 2016 को हो गया था, ठीक है। भारतीय राजनीतिज्ञ तथा तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी, पहले थी। वो दक्षिण भारतीय राजनीतिक दल ऑफ इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की महासचिव भी थी, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी, देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पेड़, उसके मतलब जितना भी राष्ट्रीय है देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल बनता है 1 नंबर का। हंस, मोर, बाज, तोता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मोर है। भारत का राष्ट्रीय जो पक्षी है पीकॉक हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। बात की जाए एक्सप्लेनेशन की, देखिए मोर भारत और श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। श्रीलंका के यहाँ से हम बात करते हैं, क्योंकि भारत के बारे में सब लोग को ऑलरेडी मालूम है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, भारत में कि मतलब पूरा लगभग डिटेल्स जीके से मालूम होगा, ठीक है। इसलिए मैंने भारत से रिलेटेड कोई सवाल नहीं लिया। और बात आती है यहाँ पे श्रीलंका, तो श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल्स में बात कर लेते हैं। श्रीलंका दक्षिण एशियाई में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है, ठीक है। क्या है? श्रीलंका दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। राजधानी की बात की जाए श्री जयवर्धने पूरा कोटे है, जो कि वर्तमान में है। पहले क्या था? राजधानी कोलंबो था। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर अभी वर्तमान में है कोलंबो, जिनको याद नहीं होगा। नहीं दोस्त, पहले क्या था? पूर्व में कोलंबो, अब हो गया है श्री जयवर्धने कोटे भी लोग बोलते हैं, और बहुत सारा हो जाएगा जयवर्धने पूरा कोटे, ठीक है, जो कि वर्तमान में अभी फिलहाल, ठीक है, करेंट। नोट कर लीजिएगा। एवं सबसे बड़ा नगर कोलंबो है। आ सकता है आपके एग्जाम्स में कि सबसे बड़ा श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो कोलंबो हो जाएगा, ठीक है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद राजपक्ष है, ठीक है। श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री है महिंद राजपक्ष है। एवं श्रीलंका के राष्ट्रपति
गोतबया राजपक्षे है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। मुद्रा श्रीलंकाई रुपया हो जाएगा और श्रीलंका के राष्ट्रीय चिन्ह शेर हो जाएगा। ठीक है, इतना एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है श्रीलंका देश के लिए। ठीक है, मतलब श्रीलंका देश के लिए नहीं, सॉरी, ये हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, इतना एक्स्ट्रा फैक्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, ऐसे पढ़ेंगे तो सिलेक्शन तो कोई नहीं रोकेगा। अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। अगर आप टिक कर दिया आगे बढ़ गया, टिक कर दिया आगे बढ़ गया, वो हम पहले करवाया था, लेकिन अब वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उससे सिलेक्शन होने वाला नहीं है। 1% का भी नहीं होगा आपका सिलेक्शन। ठीक है, ये चीज़ क्लियर रखिएगा। यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग कम सवाल करेंगे, बट जितना हम 5000 सवाल रटेंगे ना, तो यहाँ पे हम 100 सवाल में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। इतना हम लोग के पास कैपेसिटी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बात की जाए एक्सप्लेनेशन की, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पूरा डिटेल्स जानना है, इस पर क्लिक कीजिए, राजेंद्र प्रसाद पे आराम से पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। वो कैसे, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, PDF प्राप्त करना होगा, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, आपका काम कर देगा लिंक। ठीक है, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इनका जन्म जीरादेई बिहार में 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। अब आ सकता है आपके एग्जाम्स में कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब बिहार में है, लेकिन बिहार में कहाँ, तो जीरादेई में। ठीक है, जीरादेई बिहार में ही है, तो जीरादेई बिहार में 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। और इनका मृत्यु 28 फरवरी 1963 को सदाकत आश्रम पटना में हो गया था। कौन सा आश्रम में, सदाकत आश्रम पटना में हो गया था। ठीक है, आगे देखिए, और ये अपना कार्यकाल 16 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक किए थे। देखिए, जब ये राष्ट्रपति थे तो इनका जो कार्यकाल जो किए थे 16 जनवरी 1950 से लेकर और 13 मई 1962 तक किए थे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट है। गीतांजलि की रचना किसने की, गीतांजलि आप बता सकते हैं क्या, राइट आंसर शरद चंद्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए, आप लोग भी खुद से राइट आंसर दीजिएगा, क्योंकि आप बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लाइव है, लेकिन लाइव का मज़ा यहाँ पे लाइव से बेस्ट है। अगर लाइव पढ़ाऊँ आपको तो आप भाग जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि उसमें बच्चे का अभी हम बोलेंगे राइट आंसर सभी लोग बताओ, तो उसमें पता चलेगा कि 10 सेकंड आगे बढ़ गया, तो वो चीज़ गलत है। लाइव कब चलेगा, पूरा हम लोग का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग का चलेगा। ठीक है, या फिर चल सकते हैं 2-4 दिन में भी। चलिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गीतांजलि की रचना किसने की, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि की रचना की। बात की जाए एक्सप्लेनेशन की, धागड़ एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से नोट कीजिएगा। यहाँ पे 20 सवाल निकलेंगे, इस एक्सप्लेनेशन से 20 सवाल आपके एग्जाम्स के लिए, कम से कम 5 सवाल इंपॉर्टेंट। गीतांजलि के रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, पहला सवाल क्लियर आ सकता है कि गीतांजलि के रचनाकार कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी है। ठीक है, और इस महान रचना के लिए 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला भी था। ठीक है, इनको ये जब गीतांजलि की रचना किए थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, तो उनको 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, अगला एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ा साको का ठाकुरबाड़ी में हुआ था। ठाकुरबाड़ी आप लोग जानते होंगे, ठाकुरबाड़ी क्या होता है, मंदिर होता है जो कि बहुत विशाल होता है। मेरे गांव में 2 ठाकुरबाड़ी है अभी, और हम लोग ठाकुरबाड़ी ही कहते हैं। ठीक है, विशाल है, लेकिन ठाकुरबाड़ी मैंने जितना भी देखा हूँ वो ओल्ड ही होता है, पुराना नहीं। पहले का वो सब ज़माना था यार, अब तो वो ज़माना कहाँ है पहले वाला। तो उनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, और ये वे विख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता भी है। ठीक है, इन्होंने कवि जो है ये मतलब विख्यात कवि है, तो साहित्यकार के क्षेत्र में, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार के विजेता भी है। ठीक है, चलिए, अच्छा, एक और सवाल पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रगान जो है किसने लिखा था। तो देखिए, भारत का राष्ट्रगान जो होता है जन गण मन। ठीक है, एक सवाल क्लियर कि भारत का राष्ट्रगान क्या है, तो आप बोलिएगा जन गण मन।
बहुत सारे लोग बताते हैं वंदे मातरम, नहीं दोस्त गलत है, आगे देखिए मिलेगा। भारत का राष्ट्रगान हो जाएगा जन गण मन राष्ट्रीय, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखे थे। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। ठीक है, अब देखिए एक बंगाली गीत भरतो भाग्य विधाता के हिंदी अनुवाद का प्रथम छंद है। इस गीत को 24 जनवरी 1950 में भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। अब देखिए अगला फैक्ट क्या है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। देखिए कितना अच्छा से आपको पढ़ा रहा हूँ, कितना सवाल क्लियर है कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, आ सकता है तो जनगण, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे जनगण। अब देखिए यहाँ पे जनगण मतलब आ सकता है कि जनगण का कब अपनाया गया, तो जनगण मन जो था 24 जनवरी 1950 में भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय वंदे मातरम है, जो गीत है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, और वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट आपके स्क्रीन पर है। चलिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, आप बताएंगे क्या? 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 है बी में, 11 अप्रैल 1919, 23 अप्रैल 1919, 27 अप्रैल 1919। राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बात की जाए एक्सप्लेनेशन की, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को घटी थी, जब अमृतसर के जालियांवाला बाग में लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, तो जनरल डायर के आदेश पर अंग्रेज सैनिकों ने, मतलब कि देखिए कहने का मतलब है कि जब अमृतसर के जालियांवाला बाग के लोग मतलब शांति प्रदर्शन वहाँ पे कर रहे थे लोग, तो जनरल डायर के आदेश पर अंग्रेज सैनिकों ने सभी सभा में मौजूद लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और इस हत्याकांड में सैकड़ों लोग मारे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट तो मुझे लगता है कि सवाल ही है, ऑप्शन भी हो जाएगा कि क्योंकि अब उतना यहाँ पे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको हिस्ट्री याद रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए नेवी एमआर की सिवाय आपके एमआर का एग्ज़ाम मान लीजिए सपोज दैट आप कहीं यूपीएससी करते हैं क्लियर, तो ये सब जानकारी होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मिज़ोरम की राजधानी है मिज़ोरम। देखिए कैपिटल पूछा जाता है हर बार, और इस बार भी पूछा जाएगा 2 नंबर का या फिर 1 नंबर का। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि आइजोल हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। मिज़ोरम की राजधानी जो है वो है आइजोल। बात की जाए एक्स्ट्रा फैक्ट की, मिज़ोरम भारत के एक उत्तर पूर्वी राज्य है और मिज़ोरम की राजधानी आइजोल है। ठीक है, इतना एक्स्ट्रा फैक्ट तो इम्पोर्टेंट है। मिज़ोरम के मुख्यमंत्री है जोरामथंगा और राज्यपाल है PS श्रीधरण पिल्लई, और यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है अजय लांबा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना। आपको कैसा लगता है हमारे स्टडी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपका मार्क्स कितना आता है वो भी बताइएगा खुद से, मतलब ठीक है। तो मिज़ोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा हैं और राज्यपाल PS श्रीधरण पिल्लई है, और यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है कहाँ के? मिज़ोरम के अजय लांबा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का विशिष्ट अभिकरण नहीं है। कहने का मतलब है कि ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें से कौन सा विशिष्ट अभिकरण नहीं है, मतलब कौन सा संबंधित इसमें नहीं है जो कि ये, ठीक है, तो आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हो जाएगा SAPTA, जो कि ये क्या है? विशिष्ट अभिकरण नहीं है। बाकी है, कहने का मतलब यही है ना, बाकी है। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में, ILO का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन होता है हिंदी में, नोट कर लीजिएगा। IMF का पूछा गया था पिछली बार कि IMF का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है इसका। ठीक है, हिंदी में बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, WPO वोमेन प्रेसिडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, महिला अध्यक्षों का संगठन। ठीक है, इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूँ यार, मेहनत लग रहा है यार, लाइक तो करना चाहिए आपको। चलिए, चाइना मैन किस खेल से जुड़ा हुआ शब्द है भाई? चाइना मैन जो है ये क्रिकेट खेल से है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे हम यहाँ पे। चाइना मैन क्रिकेट खेल से जुड़ा हुआ शब्द है। भारत में चाइना
मैन गेंदबाज किस खिलाड़ी को कहा जाता है? कुलदीप यादव को कहा जाता है। चाइना मैन गेंदबाजी का जनक किसे माना जाता है? तो वेस्ट इंडीज़ के पूर्व स्पिनर एलिस एचोंग को माना जाता है। अब देखिए सवाल यहाँ से कैसे पूछा जाएगा। चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से है। भारत में चाइना मैन गेंदबाज किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो आप बोलिएगा कुलदीप यादव को। चाइना मैन गेंदबाज का जनक किसे माना जाता है? ये भी आ सकता है आपके एग्जाम्स में। तो वेस्ट इंडीज़ के पूर्व स्पिनर एलिस एचोंग को माना जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? बुलंद दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, अमृतसर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी कि हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाज़ा जो स्थित है ये है फतेहपुर सीकरी में, नोट कर लीजिएगा। बात की जाए एक्सप्लेनेशन की, बुलंद दरवाज़ा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के फतेहपुर सीकरी में आगरा से 45 किलोमीटर, नई दिल्ली से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और बुलंद दरवाज़ा को खुलने और बंद होने का समय प्रातः 8 बजे से 7 बजे तक है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है। और आज के लिए इतना ही रहेगा। गला सूख रहा है पूरा तेज़ी से। और आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, अगर मन है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और क्या बोलूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मैं डेली का डेली क्लास लेकर आता हूँ आपके लिए। और पसंद आए तो अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा और इंस्टाग्राम टेलीग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। मज़े से पढ़िए और मज़े से खाइए, आराम से रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।